नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स 7 जुलाई से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उन पे। और आज जो है हमारे 10 से 11 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों, जो लोग भी लाइव हैं एक बार कमेंट कर दें, सेशन को लाइक शेयर कर दें और हम लोग इस लेक्चर में डिटेल बातचीत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक पर। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 आई है। इसके बारे में हम देखते हैं क्या महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है भारत के लिए और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में क्या क्या जरूरी है। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अपनी तैयारी जारी रखने के लिए प्रतिदिन करंट अफेयर्स के नोट्स, अपना खुद का शॉर्ट नोट्स बनाते रहें। हमारी वेबसाइट पर इसकी पूरी डिटेल वीडियो पीडीएफ भी है, आप ले सकते हैं। उस वेबसाइट पर जाकर के www.abhiyancivilservices.com पर जाकर के आप जो है कंप्लीट एनालिसिस इसका देख सकते हैं। साथ ही हमारी वीडियो क्लासेस भी हैं और आप सभी से निवेदन है कि आप लोग प्रतिदिन जो है कुछ ना कुछ टारगेट अपना जरूर रखें। जैसे जीएस की हमारी क्लास चल रही है, हिंदी की क्लास आज कल से शुरू होगी और साथ ही साथ हमारा एसे और हिंदी लेखन भी चल रहा है। तो चारों एक साथ चल रहा है और जो मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज है वो भी आपकी जारी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का पहला टॉपिक है हमारा वैश्विक निवेश रिपोर्ट, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जुलाई 2023 में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड ने वैश्विक निवेश रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार एशियाई देशों में वर्ष 2022 में प्रत्यक्ष विदेशी प्रवाह यानी कि जो है एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 662 अरब डॉलर था। वर्ष 2021 में भी एशिया में इतने ही अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया था। वर्ष 2022 में एक बार फिर कुल वैश्विक एफडीआई प्रवाह का 12% घटकर 1.3 ट्रिलियन डॉलर रह गया है। वर्ष 2022 में भारत में एफडीआई 10% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2022 में यह बढ़कर के 49.3 अरब डॉलर हो गया है। अब ये इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है वो किस काम आती है, आपको पता है कि जब भी आप ट्रेड से आधारित या इकोनॉमी से आधारित प्रश्नोत्तरी उत्तर लिखेंगे तो उसमें या निबंध लेखन आदि में इसकी आवश्यकता होती है। वर्ष 2022 में चीन की एफडीआई में भारत की तुलना में आधी अर्थात 5% की वृद्धि हुई है। अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी निवेश के जरिए भारत अब वैश्विक रूप से नई परियोजनाओं की घोषणा करने वाला तीसरा और अंतर्राष्ट्रीय परियोजना वित्त सौदों के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए इंफॉर्मेशन है जिसको प्रारंभिक परीक्षा में भी आपसे पूछा जा सकता है। यानी कि इन्वेस्टमेंट के मामले में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और जो क्लियरेंस है ना, प्रोजेक्ट क्लियरेंस, प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट, उनमें जो है भी काफी आगे निकल चुका है। ये आगे हम देखते हैं दोस्तों, थ्रेड्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एक नए प्लेटफॉर्म का उद्भव हुआ है। आइए इसको डिटेल में देखते हैं क्या है ये थ्रेड्स के बारे में। जैसे कि फेसबुक आपने देखा, वैसे ही थ्रेड्स एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। थ्रेड्स एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म या ऐप का विकास जो है मेटा ने किया है। मेटा यानी कि फेसबुक की जो मदर कंपनी है, पेरेंट कंपनी जिसको बोलते हैं, वो मेटा है। इसी ने एक डेवलप किया है थ्रेड्स। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य एलन मस्क के नियंत्रण वाले ट्विटर प्लेटफॉर्म की अस्थिर स्थिति का लाभ उठाना है। यानी कि ये ट्विटर का क्या होगा, कॉम्पिटिटर होगा। ट्विटर में आप थ्रेड देखते हैं, ठीक है ना, आपकी पोस्ट अगर बहुत बड़ी हो, 120 शब्दों से बड़ी हो, तो आप जो है उसके बाद 1.1, 1.2, 1.3, 1/3 करके ये थ्रेड चलाते हैं। तो इसी को ट्विटर से ही नाम लिया गया है थ्रेड का, ठीक है ना। ट्विटर की तरह इसके उपयोगकर्ता संक्षिप्त पाठ संदेश साझा कर सकेंगे, यानी कि पठनीय जो है मैसेजेस संकेत कर सकते हैं जिन्हें लाइक, रिप्लाई और रीपोस्ट किया जा सकता है। थ्रेड्स में एक बार 500 शब्दों तक के मैसेज लिखे जा सकते हैं, यानी कि 120 शब्द हैं आपके ट्विटर में और यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं 500 शब्द लिखे जाते हैं। ट्विटर के विपरीत इसमें डायरेक्ट मैसेजिंग फीचर नहीं है, यानी कि ट्विटर में डीएम का ऑप्शन है, यहाँ पर डीएम का ऑप्शन नहीं है। मेटा की स्थापना 2004 में मार्क जुकरबर्ग द्वारा कैलिफोर्निया में की गई थी। मेटा का पूरा नाम फेसबुक है, फेसबुक ही जो है मेटा है, आपको पता ही होगा ज्यादातर लोगों को। तो थ्रेड्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है कौन लॉन्च कर रहा है, फेसबुक या मेटा लॉन्च कर रहा है। मेटा का जो है अब ये किसका कॉम्पिटिटर बनेगा, ये ट्विटर का। अब ट्विटर क्यों इतना चर्चा में रहा है, क्योंकि पिछले कई महीनों से आप देख रहे हैं
कि वो अपना पेड ब्लू टिक के लिए पेड कुछ शुरू कर रहा है, प्लान शुरू कर रहा है। फिर बहुत सारे लोगों को वो वो कर देता है, डिमोरलाइज करता है, बहुत सारे लोगों को बैन कर देता है। तो उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज रही हैं। जैक डॉर्सी जो इसके पिछले सीईओ थे, उनके द्वारा भी बहुत सारे कमेंट किए गए, ठीक है ना। तो ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ताई, ताई का नाम इन ताई के नाम से याद रखिएगा, ठीक है ना, ताई, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट इसके बारे में समझने के लिए। तो ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सम्मेलन जो है 6 जुलाई को 2000 श्रीलंका में 6 जुलाई 2023 को कोलंबो में, श्रीलंका के कोलंबो में शुरू हुआ। यह ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन है। सम्मेलन का उद्घाटन श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे द्वारा किया गया। इस कन्वेंशन का विषय क्या है? सीमाओं को पार करना, जीवन को बदलना, ठीक है ना, सीमाओं को पार करना, क्रॉस द बाउंड्रीज एंड चेंज द लाइफ। यह सम्मेलन भारतीय और श्रीलंकाई यात्रा उद्योगों में हितधारकों के लिए मूल्यवान व्यवसायिक अवसर प्रदान करता है। यानी कि आपको पता है कि श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वह बहुत बड़े स्तर पर क्या है, टूरिज्म पर डिपेंडेंट है, और भारत से जो टूरिज्म होता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा, उसके टूरिज्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत से ही होता है। वर्ष 2022 में श्रीलंका में पर्यटन के लिए सर्वाधिक विदेशी भारत से ही गए थे, ठीक है ना। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1951 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है, और ये जो है श्रीलंका में ट्रैवल को क्या करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, भारत की तरफ से सहयोग बढ़ाने के लिए यह 67वां कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित किया गया है, ताई का, और इसके माध्यम से भारत जो है श्रीलंका में टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इंडियाज फर्स्ट आईआईटी अब्रॉड, अब्रॉड में भारत का पहला आईआईटी का कैंपस स्थापित हुआ है। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं, कहां पर हुआ है दोस्तों। भारत से बाहर भारत का पहला आईआईटी संस्थान अफ्रीकी देश तंजानिया, तंजानिया आपको पता है एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है। यह आईआईटी तंजानिया का जिंजीबार में स्थापित है। यहां पर जो है आप देखते हैं लॉन्ग, लॉन्ग जो है, इसको लॉन्ग का द्वीप भी बोला जाता है। यहां पर जो है एकदम किनारे, जब अफ्रीका का आप यहां पर मैप देखते हैं तो ये वाला हिस्सा जो है, यहां पर छोटे छोटे आइलैंड हैं। तंजानिया के पास जो है जंजीबार आइलैंड है, द्वीप है। तंजानिया में आईआईटी मद्रास का परिसर स्थापित किया जाएगा। इस संदर्भ में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद और जिंजीबार के राष्ट्रपति हुसैन अली मीनी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। तंजानिया पूर्वी अफ्रीका, सॉरी ये पश्चिमी नहीं, पूर्वी ना, हाँ पूर्वी है, ये पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी जो है डोडोमा है, ठीक है ना। विक्टोरिया झील तंजानिया, युगांडा, केनिया के मध्य स्थित है, और जिंजीबार हिंद महासागर में स्थित तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है, यानी कि सेमी ऑटोनॉमस है ये यहाँ पर एक छोटा सा पूर्वी अफ्रीका में, यहाँ पर पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी मैंने गलती से बोल दिया था, पूर्वी अफ्रीका पर, इधर वेस्ट है इधर ईस्ट है, ठीक है ना, पूर्वी अफ्रीका में है ये। चलिए आगे हम देखते हैं। दोस्तों हमारे कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं, उन कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए आप हमारे कोड को यूज कर सकते हैं गुरु30, जिस पर कि आप 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेंगे, ठीक है ना। वैसे ही आपको 50% डिस्काउंट है, 50 + 30 आपको मिलेंगे। तो आपकी जो 9500 का कोर्स है आपका प्री कम मेंस का आरओ एरो का, वह मात्र 2873 में मिल रहा है। साथ ही दोस्तों हमारा जो यूबीपीसीएस मेंस का क्रैश कोर्स है और टेस्ट सीरीज के साथ है, वो 3735 में मिल रहा है। साथ ही हमारा जो एसे राइटिंग का बैच है वो 3500 का है, लेकिन आपको अभी गुरु30 कोड यूज करेंगे तो 1050 में मिलेगा। और साथ ही जो है जो भी हमारे सार्थक टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाह रहे हैं तो 2514 में जुड़ सकते हैं सार्थक टेस्ट सीरीज के प्रोग्राम से। फाउंडेशन बैच के लिए 5130 रुपये आपको देना होगा, जिसकी फीस 12000 से ऊपर है। आप जो है मात्र 5130 में, और सिर्फ ये 2-3 दिनों के लिए ही आपको सुविधा मिल रही है। जीमेक्स ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 2023, इसके बारे में चलिए डिटेल में देखते हैं दोस्तों। जीमेक्स कमेंट बॉक्स में बताइए किन किन देशों के बीच होता है। तो आपको पता है, जे से आप समझ गए होंगे, तो जापान इंडिया, भारत और जापान के बीच जो है जीमेक्स एक्सरसाइज संयुक्त अभ्यास नौसेनाओं के बीच किया जाता है, ठीक है ना। वर्ष 2023 में इसका 7वां संस्करण आयोजित किया गया, जो कि 10 जुलाई तक चलेगा। जीमेक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास इस वर्ष विशाखापत्तनम में आयोजित किया जा रहा है। इस संयुक्त अभ्यास सैन्य अभ्यास में भारतीय नौसेना की ओर से आईएनएस दिल्ली, मिसाइल विध्वंसक पोत आईएनएस कारमोटा,
और एंटी सबमरीन वारफेयर कार्बेट और P-8I विमान भाग ले रहे हैं। जिमेक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत 2012 में हुई थी और ये बारी बारी से भारत और जापान के बीच अलग अलग स्थलों पर कराया जाता है। अगला न्यूज जो है, जो हमारा दोस्तों नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC ने अवार्ड जीता है। आइए इसको डिटेल में देखते हैं कि किस प्रकार का अवार्ड जो है, ये अवार्ड जो है पिछली बार भी इन्होंने जीता था। आइए डिटेल में देख लेते हैं। जुलाई 2023 में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में 2 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। NMDC को राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार और वर्ष का नियोक्ता ब्रांड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड एसोचैम द्वारा प्रदान किया गया। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एक नवरत्न कंपनी है। यह भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी लौह यानी कि आयरन ओर के मामले में भारत की सबसे बड़ी है और दुनिया की भी कौन सी है, 6ठी सबसे बड़ी कंपनी है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। NMDC की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। ठीक है ना, एक PSU है ये। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI आधव अर्जुन को अपॉइंट किया गया है। किस पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है, आइए इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। आधव अर्जुन, जुलाई 2023 में आधव अर्जुन को भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आधव अर्जुन वर्तमान में तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आधव अर्जुन इस पद पर गोविंद राजन का स्थान लेंगे। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ की स्थापना 1950 में थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। आधव अर्जुन का नाम याद रखिएगा, ये भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एनुअल फुटबॉल अवार्ड्स घोषित किए गए दोस्तों। इसमें 2 बेस्ट मेल और बेस्ट फीमेल का नाम आपको याद रखना है। अवार्डी कौन कौन है? जुलाई 2023 में अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन ने फुटबॉल के वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की। भारतीय फुटबॉल टीम ने मिडफील्डर जो है लालिया जुआला छांगटे, ठीक है ना, को पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। ये हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड में छुआंटे छांगटे, लालिया जुआला छांगटे। लालिया जुआला छांगटे पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुने जाने वाले मिजोरम के दूसरे खिलाड़ी हैं। आईफा मनीषा कल्याण को महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर घोषित किया। मनीषा कल्याण को लगातार दूसरी बार महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर मिला है। पिछली बार भी इन्हीं को मिला था। मनीषा कल्याण, जो ये रंग बिरंगे बालों वाली दिख रही हैं, यही है मनीषा कल्याण। साथ ही दोस्तों भारत के पूर्व खिलाड़ी क्लिफोर्ड मिरांडा को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच चुना गया है। प्रिया परथी वालापिल को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला कोच के रूप में चुना गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1937 में हुई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे। कल्याण चौबे का नाम याद रखिएगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अगली न्यूज हम देखते हैं दोस्तों। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स होंगे जो आगे चल के आपके परीक्षा में सीधे आएंगे, ठीक है ना। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2023 में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक आगामी मानसून सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सबसे पहले दिसंबर 2019 में संसद में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बिल पेश किया था, किंतु इसे वापस ले लिया गया था। यह डेटा प्रोटेक्शन बिल नागरिकों के डिजिटल अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करेगा और डेटा संबंधित अपराधों को नियंत्रित करेगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत में, खास करके जिस प्रकार से डेटा जो है प्रोटेक्शन के खतरे बढ़े हैं, डेटा जो है इनसिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से विधेयक में नियमों के उल्लंघन की प्रत्येक घटना के लिए संस्थाओं पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित विधेयक का पहला सिद्धांत यह है कि संगठनों द्वारा व्यक्तिगत डेटा का उपयोग वैध संबंधित व्यक्तियों के निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए और संबंधित व्यक्तियों के लिए और उनसे पूछकर किया जाना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे हम देखते हैं दोस्तों। आज की अंतिम न्यूज है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब इनमें जो है गुजरात सरकार ने कुछ नया किया है। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इन्होंने क्या किया है? जुलाई 2023 में गुजरात सरकार ने इस योजना की धनराशि को दोगुना कर दिया। यानी कि 5 लाख मिलता था, 5 लाख रुपए वार्षिक निःशुल्क चिकित्सा का जो प्रावधान था उसको बढ़ा करके 10 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा दे दी है। यह सुविधा सरकारी और पात्र निजी अस्पतालों में ही उपलब्ध होगी और इसे प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? सितंबर 2018 में। और इसको याद रखिएगा, डेट काफी महत्वपूर्ण है, इसमें लगातार न्यूज में रहते हैं दोस्तों। हमारे अन्य प्रोग्राम है, जैसे प्री कम मेंस बैच हमारा चल रहा है, जिसमें
ROARO का गुरु 30 कोड यूज करके आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, BEO ROARO सभी के लिए। साथ ही दोस्तों यूपीपीएससी मेंस का जो है क्रैश कोर्स है वो चल रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3,735 रुपए है मात्र, रामबन कोर्स है ये, और ये कुछ ही दिनों के लिए ऑफर है, नहीं तो इस कोर्स की प्राइस जो है काफी अधिक है। साथ ही दोस्तों हमारा एसे राइटिंग का कोर्स चल रहा है, उससे आप जुड़ सकते हैं। हमारे सार्थक टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, जिसकी फीस मात्र 2514 रुपए है। तो ये रही कंप्लीट जानकारी आपके क्लास के। आप फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं 5130 में, सभी क्लासेस ROARO BEO सभी के लिए आप जो है यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये रही कंप्लीट जानकारी। अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर किया करें, कमेंट जरूर किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।